अब रुक करते इस वक्त की अहम खबर का। श्रीनगर में सुरक्षा बलों को फिर मिली कामयाबी, जवानों ने एक आतंकी को मार गिराया है। तो ये बड़ी खबर, श्रीनगर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन आतंकियों के खिलाफ लगातार जारी है और अपडेट ये मिल रहा है कि एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। श्रीनगर के बाहरी इलाके हरवान में मिली कामयाबी। अशरफ वानी जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी मेरे साथ। अशरफ, और क्या ताजा जानकारी आपके पास इस मुठभेड़ के बारे में? मलिका, ये जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने दी है अपने ट्विटर हैंडल से कि सुबह सवेरे जो है श्रीनगर पुलिस को श्रीनगर के हारवन इलाके में, जो कि श्रीनगर के बाहरी इलाके में शुमार होता है, वहां पर एक बड़ी सफलता मिली है जब सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा के एक आतंकी को मार गिराया है और बहुत कम देर तक यहाँ पर गोलीबारी हुई है। तो जाहिर है कि कहीं न कहीं जो खबर थी जम्मू कश्मीर पुलिस के पास इस आतंकी के चलने फिरने को लेकर थी, जिसके चलते ये एक मुठभेड़ में मारा गया है। अभी तक पहचान नहीं हुई है मारे गए आतंकी की और माना जा रहा है कि शायद ये विदेशी है और अभी तक जो है ये पहचान करनी बाकी है। तो माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस इसकी पहचान को लेकर और इससे बरामद हथियार को लेकर जो है अभी जो जानकारी है वो थोड़ी देर में साझा करेगा। जी अशरफ, और पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार आतंकियों के मूवमेंट के बारे में सुरक्षा बलों को जानकारी मिल रही है और कामयाबी भी आतंकियों को ढेर करने में सुरक्षा बलों को हासिल हो रही है। लेकिन इस बीच इस इलाके की अगर अभी बात की जाए तो यहाँ पर हालात आपको कैसे लग रहे हैं? स्थिति किस तरह की बनी हुई है? बिल्कुल मलिका, आपने जैसे कहा कि जब पिछले हफ्ते जो है जम्मू कश्मीर पुलिस पर आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद लगातार जो है सुरक्षा बल काफी तेजी और हरकत में आए थे और उसके बाद हमने देखा कि कुलगाम में मुठभेड़ हुई, शोपियान में मुठभेड़ हुई, 5 आतंकी अलग अलग मुठभेड़ों में मारे गए हैं और आज जो है इस एक हफ्ते के भीतर तीसरी सफलता है सुरक्षा बलों के लिए, जहां पर उन्होंने लश्कर के इस आतंकी को मार गिराया है। तो जहां तक इस इलाके की बात है, ये श्रीनगर का बाहरी इलाका है, रिहायशी इलाका नहीं है और यहाँ पर पुलिस का कहना है कि खबर उनके पास थी इस संदिग्ध आतंकी को लेकर जो हारवन के इलाके से गुजर रहा था और जो ही सुरक्षा बल वहां पर नाके पर बैठे थे और जब वहां से वो गुजरे तो उसी बीच जो है गोलीबारी शुरू हुई जिसमें वो मारा गया। शुक्रिया अशरफ, तमाम अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो घाटी में लगातार आतंकी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं और ये तीसरी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है पिछले एक हफ्ते में। आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तेलंगाना से ये बड़ी खबर ओमिक्रॉन वेरिएंट से जुड़ी हुई। तेलंगाना में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 13 और मामले आए हैं। तेलंगाना में अब ओमिक्रॉन वेरिएंट के 21 मामले हो गए हैं। वहीं देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल 134 मामले हो गए हैं। तो लगातार तमाम कोशिशों के बावजूद ओमिक्रॉन तेजी से देश भर में पैर पसार रहा है। देश भर में कुल मामले ओमिक्रॉन वेरिएंट के 134 तक पहुंच गए हैं। तेलंगाना में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल 21 मामले। ओमिक्रॉन वेरिएंट जिस तेजी के साथ दुनिया भर में अपने पांव पसार रहा है, उससे दो बातें पता चलती हैं। पहले ये कि इसके फैलने की रफ्तार पिछले सभी वेरिएंट से कई गुना ज्यादा है। लेकिन गनीमत की बात यह है कि इस वेरिएंट में गंभीर बीमार करने की ताकत बहुत कम है। लेकिन आखिर इस नए वेरिएंट में ऐसा क्या है जो ये इतनी तेजी से फैल रहा है? इसका जवाब तलाशने वाली ये रिपोर्ट देखिए। वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किए जाने के 3 हफ्ते के अंदर ही ओमिक्रॉन ने कम से कम 94 देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी है। There are some early studies from the UK that have looked at household secondary transmission, looking at higher secondary transmission as compared to Delta, but again, it's still early. ओमिक्रॉन जितनी तेजी से फैल रहा है, उसके बारे में पता लगाने की रफ्तार उतनी तेज नहीं है, लेकिन ये अब पक्का हो चुका है कि ओमिक्रॉन संक्रमण फैलने में तो तेज है, लेकिन गंभीर बीमारी बनाने में डेल्टा से बहुत स्लो है। The Omicron variant is a change in its genetic sequence that has changed the shape and changed the ability of that spike protein to attach
to human cells and enter the human cell, and that's probably what's giving it its transmission advantage. ओमिक्रॉन वेरिएंट को अब तक का सबसे पावरफुल वेरिएंट कहने की एक बड़ी वजह यह है कि यह बेहद तेज रफ्तार से फैलता है। यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के एक शोध से पता चला है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट अपने पिछले डेल्टा वेरिएंट से 70 गुना तेजी से फैलता है। हालांकि स्टडी में कहा गया है कि डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन कम खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये वेरिएंट फेफड़ों पर डेल्टा के मुकाबले कम असर डालता है। स्टडी से साफ है कि भले ही ओमिक्रॉन के इतने गंभीर लक्षण नहीं होते कि अस्पताल जाने की नौबत आए, लेकिन चिंता की सबसे बड़ी बात यह है कि ये वेरिएंट नेचुरल इम्यूनिटी और वैक्सीन से बनी एंटीबॉडीज को भी मात दे रहा है। Omicron can get into the inside of a lung cell, will be much more faster and will evade even the vaccine. ओमिक्रॉन वेरिएंट में वो सभी चीजें हैं जो कोरोना की नई लहर को जन्म देने की ताकत रखती हैं। ब्रिटेन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में ओमिक्रॉन ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। भारत में भी ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ने लगा है, जो आने वाले दिनों में बड़ा चैलेंज साबित होगा। ओमिक्रॉन एक ऐसा वेरिएंट है जो कि फिक्र दिलाता है। हम देख रहे हैं बाहर के देशों में इसका प्रभाव, और हमें इस वेरिएंट को फेस करने के लिए तैयारी करनी चाहिए। जो ये कर सकता है वो इमर्ज हो रहा है, समझ भी आ रही है, लेकिन जो भी हो, हमें किसी भी चुनौती, पैंडेमिक की जर्नी में जो भी मोड़ आएगा, उस चुनौती को समझने के लिए, फेस करने के लिए हमें तैयार रहना है। ओमिक्रॉन के खिलाफ भारत की नीति फिलहाल वेट एंड वॉच वाली है। दुनिया के 35 से ज्यादा देशों में भले ही बूस्टर डोज को ओमिक्रॉन की काट माना जा रहा हो, लेकिन भारत अभी भी बूस्टर डोज के बारे में सिर्फ सोच ही रहा है। मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। यूपी में हर पार्टी ने चुनावी मैदान में दम लगा रखा है। असदुद्दीन ओवैसी भी मेरठ में जनसभा करने पहुंचे, जहां उन्होंने मुस्लिम वोट को रिझाने की कोशिश की। इस बीच शादी की उम्र को लेकर मोदी सरकार के फैसले पर भी ओवैसी ने तंज कसा। हाय मोदी जी, आपको शादी से इतनी नफरत क्यों है? शादी जैसे इंस्टीट्यूशन से आपको इतनी घबराहट क्यों है? 18 साल में वोट डाल सकते, 18 साल, सुनिए, 18 साल में कोई ये तय करेगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, उसको मालूम। किसको मेरठ में वोट डालना उसको मालूम, किसको नहीं डालना उसको मालूम, किसको हराना उसको मालूम, कौन दल्ला है उसको मालूम, कौन ज़मीर फरोश है उसको मालूम, कौन मिल्लत का, कौम का दुश्मन है उसको मालूम। मगर लड़की को भी मालूम, लड़के को भी मालूम, दोनों को मालूम। मगर मोदी जी बोल रहे शादी 21 में ही करना। अब आप बताइए क्या कर रहे हैं? क्या वसीम रिजवी के हिंदू धर्म अपनाने के बाद यूपी के 34 मुस्लिम परिवारों ने भी धर्मांतरण कर लिया है? सोशल मीडिया पर एक तस्वीर के जरिए कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है। फोटो में मुस्लिम वेशभूषा वाले कई लोगों के बीच भगवा वस्त्रों में एक व्यक्ति नजर आ रहा है। हमने पाया कि सोशल मीडिया पर वायरल फोटो के साथ किया जा रहा दावा भ्रामक है। क्या वसीम रिजवी के हिंदू धर्म अपनाने के बाद यूपी के 34 मुस्लिम परिवारों ने भी धर्मांतरण कर लिया है? सोशल मीडिया पर एक तस्वीर के जरिए कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है। दरअसल यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने हाल ही में इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया था। उन्होंने अपना नया नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी रख लिया है। इस खबर के चर्चा में आने के बाद से ही एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। फोटो में मुस्लिम वेशभूषा वाले कई लोगों के बीच भगवा वस्त्रों में एक व्यक्ति नजर आ रहा है। इस फोटो को शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि वसीम रिजवी की सनातन धर्म में वापसी के बाद मुसलमानों के दिल से डर खत्म हो रहा है और हाल ही में यूपी के 34 मुस्लिम परिवारों ने हिंदू धर्म में वापसी की। फेसबुक पर यह दावा काफी वायरल है। इंडिया टुडे ने अपनी जांच में पाया कि ये पोस्ट भ्रामक है। ये साल 2016 की फोटो है जब यूपी के मथुरा में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मिलकर उरी आतंकी हमलों के विरोध में नारे लगाए थे। रिवर्स सर्च करने पर हमें ये फोटो अमर उजाला की 24 सितंबर 2016 की एक रिपोर्ट में मिली।
ये बात यहीं साफ हो जाती है कि ये तस्वीर काफी पुरानी है। रिपोर्ट के मुताबिक ये फोटो मथुरा दरवाजा स्थित शाही जामा मस्जिद की है, जहां जम्मू कश्मीर के उरी आतंकी हमलों के विरोध में प्रदर्शन हुआ था। इस प्रदर्शन में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग शामिल हुए थे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ये पहल शाही जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद उमर कादरी और महामंडलेश्वर नवलगिरी की थी। हमें इस तस्वीर से संबंधित एक वीडियो भी मिला जिसमें आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इस बारे में पुख्ता जानकारी पाने के लिए हमने महामंडलेश्वर नवलगिरी से संपर्क किया। उन्होंने हमें बताया कि वायरल फोटो में भगवा कपड़ों में दिख रहे शख्स वही हैं और ये घटना 2016 की है। धर्मांतरण से इस तस्वीर का कुछ लेना देना नहीं है। पड़ताल से ये बात साफ हो जाती है कि 5 साल पुरानी फोटो को 34 मुस्लिम परिवारों की सनातन धर्म में वापसी के गलत दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक अहम खबर से। मिशन यूपी के लिए आज बीजेपी बड़ा अभियान चलाने जा रही है। इस कड़ी में पार्टी 6 जगहों पर जन विकास यात्रा का शुभारंभ कर रही है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा दोपहर में अंबेडकर नगर से इसकी शुरुआत करेंगे, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मथुरा में होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झांसी में इस यात्रा का आगाज करेंगे। वहीं नितिन गडकरी बिजनौर में होंगे, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बलिया में जन विकास यात्रा का आगाज करेंगे। तो ये बड़ी खबर, बीजेपी मिशन यूपी में पूरी ताकत झोंक रही है। कई अन्य केंद्रीय मंत्री भी इस यात्रा का आगाज करने वाले हैं। जन विकास यात्रा का आगाज आज से शुरू हो रहा है। यूपी के 6 जिलों में आज बीजेपी की जन विकास यात्रा। बीजेपी ने मिशन यूपी के लिए कमर कस ली है। अभी एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे योजना का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि यूपी प्लस योगी मतलब उपयोगी। इसे लेकर सियासत तेज हो गई है। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी में पीएम मोदी का ये नया नारा है। यूपी प्लस योगी बहुत है। यूपी प्लस योगी। यूपी UPYOGI। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। शाहजहांपुर में मोदी ने नारा दिया तो चंद घंटे के अंदर ही रायबरेली में रैली कर रहे अखिलेश यादव तंज मारना नहीं भूले। ये योगी नहीं है, उत्तर प्रदेश के लिए अनुपयोगी हैं। बताओ अनुपयोगी है कि नहीं है? जिन्होंने बिजली का बिल बढ़ा दिया हो वो अनुपयोगी है कि नहीं है? और जो अनुदेशकों की अभी तक कोई मदद न की हो वो योगी नहीं, वो अनुपयोगी हैं। सीएम का चेहरा साफ है, बीजेपी का संदेश साफ है, टारगेट साफ है, मुद्दे साफ हैं। इन लोगों को काशी में बाबा विश्वनाथ का भव्य धाम बनने से दिक्कत है। इन लोगों को अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने से दिक्कत है। इन लोगों को गंगा जी के सफाई अभियान से दिक्कत है। यही लोग हैं जो आतंक के आकाओं के खिलाफ सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं। यही लोग हैं जो भारतीय वैज्ञानिकों की बनाई मेड इन इंडिया कोरोना
वैक्सीन को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। विकास और हिंदुत्व के कॉकटेल के साथ बीजेपी 2022 के मिशन पर उतर चुकी है, जहां तोहफों के साथ पिछली सरकारों के कामकाज का हिसाब भी लिया जा रहा है। यहाँ लोग कहते थे दिया बरे तो घर लौटाओ, दिया बरे तो घर लौटाओ, क्योंकि सूरज डूबता था तो कट्टा लहराने वाले सड़कों पर आ धमकते थे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने शाहजहांपुर में एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। गंगा एक्सप्रेसवे को प्रधानमंत्री की प्रेरणा और विकासवादी सोच से जोड़ा गया। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के 12 जिलों से गुजरेगा। 500 गांवों से इसका कनेक्शन होगा। इसकी लागत करीब 36,000 करोड़ होगी, जो दिसंबर 2024 में बनकर तैयार होगा। खास बात यह है कि इस एक्सप्रेसवे पर भी एयर स्ट्रिप होगी। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजौली गांव के पास शुरू होगा और हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज तक जाएगा। इसकी लंबाई 594 किलोमीटर होगी। इसमें 6 से 8 लेन होंगी, 7 ओवर ब्रिज होंगे, 17 इंटरचेंज के अलावा 140 पुल और 50 अंडरपास भी होंगे। यहाँ का रंगारंग कार्यक्रम हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन बता दें कि ये सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने जा रहा है। 594 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे होगा। शाहजहांपुर में बकायदा एक हवाई पट्टी भी बनेगी, जैसा कि हम लोगों ने देखा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर या फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर। ये तैयारियां हैं, हम आपको इसके दृश्य इस वक्त दिखा रहे हैं। 36,260 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। यूपी चुनाव में योगी सरकार ने एक्सप्रेसवे वाला दांव चला तो सियासी घमासान भी छिड़ गया। मायावती ने इसे अपना विजन बता दिया। सियासी खींचतान में अखिलेश ने भी मायावती का पक्ष लेकर मामले को नया ट्विस्ट दे दिया। बीएसपी सरकार नोएडा से बलिया तक 8 लेन के गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली को पूर्वांचल से सीधे जोड़कर बाढ़ के साथ साथ क्षेत्र की गरीबी, पलायन और बेरोजगारी की समस्या को दूर करने का प्रयास कर रही थी। लेकिन तब कांग्रेस, बीजेपी और एसपी इन सभी ने इसमें अड़ंगा लगाया और विरोध भी किया। 10 साल बाद अब विधानसभा आम चुनाव के नजदीक गंगा एक्सप्रेसवे को टुकड़ों में बांटकर इसका शिलान्यास हुआ। ऐसे स्वार्थी राजनीति से जनता को कब तक छला जाएगा? चुनाव में जन सावधानी जरूरी। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे से सबको फायदा पहुंच जाएगा, इतने 1000 करोड़ की मंजूरी दी। नरेंद्र मोदी जी मेरठ शहर में ट्रैफिक का प्रॉब्लम हल नहीं कर सके, वो गंगा एक्सप्रेसवे बनाएंगे, गंगा एक्सप्रेसवे बनाएंगे। कितना लंबा लंबा छोड़ते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे को सबसे पहले 2007 में मायावती ने लॉन्च किया, लेकिन काम शुरू होने में 10 साल लग गए और तब तक सूबे में योगी की सरकार आ गई। उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया और 2019 में इसे फिर से लॉन्च किया। पिछले साल इसे 594 किलोमीटर बनाने का लक्ष्य बनाया गया। इसी साल पर्यावरण मंत्रालय से क्लियरेंस मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंदोलन खत्म होने के बाद दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान अपने घर लौट चुके हैं। इस आंदोलन से आखिर किसानों को क्या मिला, इसकी पड़ताल के लिए आज तक की टीम मुजफ्फरनगर के गांव पहुंची। देखिए संवाददाता कुणाल कुमार की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। किसान आंदोलन तो खत्म हो गया है, लेकिन कुछ सवालों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। सवाल यह है कि 13 महीने चले आंदोलन से किसानों को कितना कुछ हासिल हुआ और वो कौन सी समस्याएं हैं जिन पर किसानों के हाथ अब भी खाली हैं। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि आंदोलन खत्म होने के बाद भी किसानों की पंचायत लगातार जारी है। तो क्या उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में किसानों की अपनी अलग तैयारी है? इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए आज तक संवाददाता कुमार कुणाल मुजफ्फरनगर के गांव में पहुंचे। वो इलाका जो किसान आंदोलन की शक्ति का बड़ा केंद्र था, क्योंकि इसी जमीन से राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। किसान आंदोलन भले समाप्त हो गया हो, लेकिन अब भी समस्याएं काफी सारी हैं और जिनको लेकर
किसान कई जगहों पर संतुष्ट भी नहीं। यानी मुश्किल ये है कि किसान नेता घर जरूर वापस आ गए हैं, लेकिन जो गांवों में स्थिति है वो अब भी नाराजगी वाली है। आज हम इसी पर एक रिपोर्ट करेंगे कि आखिरकार गांव में लोग क्या सोचते हैं और किसान नेताओं के पास उसका क्या कुछ जवाब है। सबसे पहले हमने आसपास के गांव वालों की राय जानने की कोशिश की ताकि आंदोलन के हासिल को लेकर लोगों का रुख सामने आ सके। यहाँ कुछ लोग थे जिन्हें आंदोलन खुद दिखा, तो कई ऐसे थे जिन्हें आंदोलन का मकसद अधूरा दिखा। आंदोलन खत्म जरूर हो गया हो, लेकिन अब चुनौती कहीं ज्यादा है, और चुनौती ये है कि किस तरीके से जो किसानों की लोकल समस्याएं हैं उनको लेकर उनके बीच में बात की जाए। और इसीलिए ऐसे पंचायत खासी महत्वपूर्ण है जिनमें न सिर्फ किसान अपनी बात रखें, बल्कि उन्हें उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर संदेश भी दिया जा सके। राकेश टिकैत के गांव से 1 किलोमीटर दूर खेरी सुडियान गांव के किसान सवाल कर रहे हैं कि आखिर किसानों के आंदोलन के गांव वालों को हासिल क्या हुआ। किसानों के कई बड़े मुद्दों का क्या हुआ। कानून वापसी ही एक मुद्दा बना के रह गया। किसान को तो कुछ मिला नहीं, किसान तो ठगा सा रह गया। आमतौर पर इस आंदोलन का किसान को कुछ नहीं मिला। मिलना तब था, ये खुश हो रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, लेकिन आम किसान को इससे कुछ नहीं मिला। जिस दिन ये बिल लागू हुआ उस दिन तो राकेश टिकैत ने मिठाई बांटी। अब ये जो है बिल वापसी हुआ, अब यहाँ राकेश टिकैत जी लड्डू बांट रहे। तो मान लिया जो है पंजाब में तो इतनी मंडियां है, मासिक MSP पे उन 5 आदमी में राकेश टिकैत जी का नाम नहीं लिया इन्होंने। तो मासिक में तो MSP लागू ही नहीं करवाने के, तो उत्तर प्रदेश को तो MSP तो लागू होती इसमें। इसने किसानों का ठेका ले लिया, सरकार ने भी चंग किसानों को देख के यो बिल वापस कर लिया, तो यो किसानों का हित में फैसला नहीं हुआ। गन्ने के बारे में उन्होंने वहाँ पे कोई आवाज ही नहीं उठाई है। तो मेन तो यही है कि जो है गन्ने का रेट हमें जो है पंजाब और उसके हरियाणा के बराबर जो है वो मिलना चाहिए। किसानों की जो मेन समस्या है, सबसे बड़ी समस्या तो है कि बिजली के बिल, बिजली का बिल इतना महंगा होता जा रहा कि किसान असमर्थ है उसे देने के लिए। किसानों की ऐसी राय से नेताओं की राय कुछ जुदा है। बातें चाहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत से हुई या राकेश टिकैत से, दोनों ने किसानों के आंदोलन को सही बताया। कृषि कानूनों पर वापसी को सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। हासिल तो बहुत कुछ जो समस्या थी वो तो पूरे देश की अलग अलग समस्या है, कहीं कुछ है कहीं कुछ। सब तो बढ़िया है बातचीत। जो 3 कानून थे, काले कानून थे, जिनके ऊपर किसान वहां से बैठे थे, इस पे एक समझौता हुआ, सहमति बनी और सरकार ने भी आगे किसानों के हित की बात की सोची कि किसानों के हित की बात होगी। इसको विजय मान लो, ना किसमें किसी की हार मान लो। सम्मानजनक एक समझौता हुआ है, अपनी बात कहने की आजादी मिली है। जो किसान है वो अपनी भाषा में अपनी बात कह सकता है। और हुए है ना 3 कानून वापसी हुई है, जो पूरी फसलों को एक किस्म से जलाने का वो था, वो बुझी है आग। जो आने वाला टाइम पे नुकसान होना था उसको बचाया है अभी। किसान नेता आंदोलन के जरिए अपनी जीत की बात कर रहे हैं, साथ ही भविष्य की रणनीति का भी इशारा दे रहे हैं। विजय जुलूस की शक्ल में गाजीपुर बॉर्डर से अपने गांव पहुंचे राकेश टिकैत ने चुनाव पर चर्चा की, सियासत पर बात की और इशारों में जताने की कोशिश की कि आंदोलन भले ही खत्म हो गया है, लेकिन किसान अब भी एकजुट हैं और सरकार के रुख पर नजर बनाए हुए हैं। सरकार के क्रम ठीक होंगे ये उनको दे देंगे, क्रम ठीक नहीं होंगे तो दूसरे को दे देंगे। इन्हें गांव वालों को बताने की जरूरत नहीं किसी की, सरकारों को अपने चेहरे ठीक करने पड़ेंगे। चुनाव में समर्थन के सवाल पर राकेश टिकैत ने खुलकर तो नहीं कुछ कहा, पर सरकार के काम पर नजर रखने का इशारा किया। आने वाले दिनों में इसी के आधार पर फैसला करने की बात कही। अभी कोई इशारा नहीं दिया, अभी तो इन्हें काम करने दो। अभी तो है इनके पास में महीना 2-1.5 महीना है, अभी इन्हें काम करने दो। अभी ये क्या काम करते हैं उसी के आधार पर होगा, इनको काम करना चाहिए। साल भर चले आंदोलन के बाद अब किसान नेताओं के सामने चुनौती नई है। एक तरफ तो खुद को राजनीतिक तौर पर अहम बनाकर भी रखना है, दूसरी तरफ गांव वालों को ये भी समझाना है कि आखिरकार आंदोलन से क्या कुछ हासिल हुआ है। किसान नेताओं से ये शिकायत है
कि वो अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में जो जमीनी किसान है उनको और उनके हितों को नजरअंदाज करते हुए चल रहे हैं। तो ये तमाम शिकायत, और ये शिकायत कहीं और की नहीं है, राकेश टिकैत का गांव यहाँ से महज 1 किलोमीटर दूर है और वहां से सटे हुए इस गांव में इस तरीके की समस्याएं, इस तरीके की किसानों में नाराजगी। कैमरामैन आलोक कुमार दास के साथ कुमार कुणाल, मुजफ्फरनगर, आज तक।